हाय बच्चों, हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आज मैं आपको बहुत शानदार टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आप अंत तक जरूर वीडियो को देखना। अच्छा लगे लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के प्रथम पाठ है जो सत्ता की साझेदारी। क्या है? सत्ता की साझेदारी, है ना। हमने क्या लिखा है? सत्ता की साझेदारी। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। देखो, किसी भी प्रणाली को ढंग से चलाने के लिए, मैंने कहा किसी भी प्रणाली को ढंग से चलाने के लिए अलग अलग स्तर तथा अलग अलग समूहों में सत्ता को बांटना पड़ता है, और इस बांटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। समझ पाए आप लोग? एक बार और सुन लीजिए। किसी भी प्रणाली को ढंग से चलाने के लिए अलग अलग स्तर तथा समूहों में सत्ता को क्या करना पड़ता है? विभक्त करना पड़ता है, बांटना पड़ता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोग? देखिए, क्या कहे? किसी भी प्रणाली को ओके, किसी भी प्रणाली को ढंग से चलाने के लिए, किस तरह चलाने के लिए? ढंग से चलाने के लिए अलग अलग स्तर तथा समूहों की आवश्यकता होती है। अलग अलग स्तर तथा समूहों की आवश्यकता होती है ना। और इसी को क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी। क्लियर हो गया आप लोग? बहुत शानदार, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। देखिए, किसी भी प्रणाली को ढंग से चलाने के लिए अलग अलग स्तर पर समूहों की आवश्यकता, ठीक है। अलग अलग स्तर तथा समूहों में जो आवश्यकताएं होती है, माने बांटने की जो आवश्यकता, स्तर में बांटने, ठीक है, बांटने की आवश्यकता, अलग अलग स्तर तथा समूहों में बांटने की आवश्यकता, स्तर तथा समूहों में यह क्या है? बांटने की आवश्यकता। यही क्या कहलाती है? सत्ता की क्या कहलाती है? साझेदारी कहलाती है। क्लियर हो गया आप लोग? अच्छा, किसी भी समूह को, ठीक है, किसी भी प्रणाली को ढंग से चलाने और अलग अलग स्तर पर समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि इस सत्ता की साझेदारी में सबसे पहले हमें लोकतंत्र को जानना बहुत आवश्यक है। क्या हम देखते हैं? लोकतंत्र। हमने क्या लिखा? लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसके केंद्र लोग होते हैं। देखिए, हम पढ़ते जाते हैं। क्या लिखे? ऐसी शासन व्यवस्था जिसके केंद्र कौन होते हैं? जिसके केंद्र लोग होते हैं। कौन होते हैं? लोग। अर्थात अब यहां देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसके क्या है? जिसके केंद्र लोग होते हैं, अर्थात क्या है? लोगों द्वारा बनाई गई सरकार। क्या है? लोगों द्वारा बनाई गई सरकार। लोगों द्वारा बनाई गई सरकार,
लोगों के हित के लिए काम, लोगों के हित के लिए काम करे, ठीक है, करेगी, तथा लोगों की इच्छा से, किसके, लोगों के इच्छा से ही बनी रहेगी। समझ पाए आप लोग? देखो, ऐसी शासन व्यवस्था जिसके केंद्र क्या होते हैं लोग, वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात लोगों द्वारा बनाई गई सरकार लोगों के हित के लिए काम करे और लोगों के इच्छा से लिए यह क्या करे, बनी रहे। अगर मान लीजिए कि लोकतंत्र में लोगों की इच्छा से ही सरकार चलती है, यदि लोगों की इच्छा नहीं है तो सरकार नहीं चलेगी, और इसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र। क्लियर हो गए आप लोग? अब देखिए, लोकतंत्र आप समझ गए अच्छे से। देख लीजिए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र कौन होते हैं, लोग होते हैं, अर्थात लोगों द्वारा बनाई गई सरकार लोगों के हित के लिए काम करे और लोगों की इच्छा से ही बनी रहे, वही कहलाती है, क्या कहलाता है, लोकतंत्र। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, अब क्या है कि सरकार में सबसे पहले आती है केंद्र सरकार। ये केंद्र सरकार क्या है, कई बार पेपर में पूछा गया है। देखो, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार, हमने क्या कहा है कि पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार होती है, और इसी को केंद्र सरकार कहते हैं। क्या है, पूरे देश के लिए, क्या लिखे, पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार, सामान्य सरकार। हमने लिखा पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार क्या कहलाती है, केंद्र सरकार। क्या कहलाता है, केंद्र सरकार। अब देखिए, केंद्र सरकार क्या कहला, केंद्र सरकार को संघ सरकार के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, कई बार यह पूछा गया है कि केंद्र सरकार को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो केंद्र सरकार को किस सरकार के नाम से, संघ सरकार के नाम से। क्लियर हो गया? पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार क्या कहलाती है, केंद्र सरकार। सामान्य से पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार का दूसरा नाम क्या है, संघ सरकार। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो गया ये। अब देखते हैं सामुदायिक सरकार क्या है। सामुदायिक सरकार, हमने क्या लिखा है, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार, देखिए, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, देखो पहले लिख लेते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, है ना, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, चाहे जहां भी रहते हो, इस देश के चाहे जिस कोने में, विश्व के चाहे, समझ में आ गया, चाहे जहां भी रहते हो, उन्हें ही यह सरकार चुनने का क्या होता है, वही ये सरकार चुनते हैं, वही, ठीक है, इस सरकार का चुनाव करते हैं। याद रखना, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, चाहे जहां भी रहे, चाहे जिस देश में रहे, वही इस सरकार का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अब देखिए, ऐसी सरकार है कहां, पूछ दे कि बताइए सामुदायिक सरकार कहां कार्य करती है, तो देखो बाबू, सामुदायिक सरकार यहां लिख देना कि यह सरकार बेल्जियम में काम करती है। कहां, बेल्जियम में।
बेल्जियम में कार्य करती है। ठीक है, देखो सामुदायिक सरकार कहां काम करती है? बेल्जियम में काम करती है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से भाषा के लोग, जैसे देखो जर्मन, फ्रेंच, कौन का है? जर्मन, फ्रेंच व डच भाषा बोलने वाले लोग इस सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को जर्मन, फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोग चुनते हैं। अब देखिए इस सरकार के पास क्या होता है, कौन कौन से अधिकार होते हैं? देखिए अधिकार इसको बताते हैं। अधिकार, इस सरकार के पास अधिकार क्या क्या होते हैं? होता है क्या? सांस्कृतिक, क्या लिखे? सांस्कृतिक, उसी देश के सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा, क्या बोले हैं? सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा आदि मसलों पर, जैसे मसलों पर, ठीक है, इस सरकार को फैसला लेने का अधिकार होता है। समझ पाए? सामुदायिक सरकार, अधिकार होता है, ये लेने का जो है अधिकार होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है सामुदायिक सरकार। देखिए एक ही भाषा बोलने वाले लोग चाहे जहां भी रहते हो वही इस सरकार का चुनाव करते हैं। यह सरकार बेल्जियम में कार्य करती है, जिसमें जर्मन, फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है। इसका अधिकार सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का इसको क्या है? अधिकार है। ठीक है, अब बताइए एक ही भाषा बोलने वाले लोग जिस सरकार को चुनते हैं वो कौन सा सरकार है? सामुदायिक सरकार। यह सरकार कहां काम करती है? बेल्जियम में। किस भाषा के लोग इसे चुनते हैं? जर्मन, फ्रेंच और डच। क्लियर हो गए? बहुत अच्छा, बहुत शानदार टॉपिक है, आप इसे तो एकदम रट लेना। ठीक है, अब अगला जो है मैं जो बताने जा रहा हूं आपको बहुत शानदार है और कई बार आपके पेपर में पूछा है। सिंघली के बारे में, जो श्रीलंका वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। ठीक है, सिंघली के बारे में देखो, श्रीलंका में रहने वाले बहुसंख्यक जाति समूह है। ये कहा है कि सिंघली देखो कहीं सिंघली लिखा रहता है, कहीं कहीं सिंघली और कहीं कहीं सिंघली। ठीक है, देखिए ये क्या है? श्रीलंका में रहने वाले एक बहुसंख्यक समाज है। समझ में आ गया? आप इसको जाति समूह भी कह सकते हो और समाज है, जिसकी आबादी इसकी कुल श्रीलंका में 74% है, 74% है। ठीक है, और देखो इसमें कौन कौन से धर्म के लोग हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कितनी है सिंघलियों की? कितनी है आबादी? 74% है। सबसे पहले बात आप याद रखना, श्रीलंका में रहने वाले एक बहुसंख्यक समाज जो सिंघली कहलाता है, जिसकी आबादी 74% है। आइए श्रीलंका के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। श्रीलंका की कुल आबादी, श्रीलंका की क्या है? कुल आबादी देखिए क्या है? 2 करोड़। बहुत छोटा सा देश है, 2 करोड़। देखो इसमें कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? बौद्ध धर्म, ठीक है, क्या? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। कौन से इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं? समझ में आ गया?
ईसाइयों की भी, ईसाई भी यहां रहते हैं। ईसाई, ये सारे क्या हैं, यहां के धर्म हैं, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम और ईसाई। देखो अब आता है कई बार कि श्रीलंका आजाद कब हुआ, तो 1948 में। याद रखना कि 1948 में क्या मिली, इसे स्वतंत्रता मिली थी 1948 में। क्लियर हो गया। देखो सिंहली क्या है, श्रीलंका में रहने वाले एक बहुसंख्यक समाज जिसकी आबादी कितनी है, 74%। श्रीलंका की कुल आबादी कितनी है, 2 करोड़ है। यहां बौद्ध, हिंदू, इस्लाम तथा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। इसकी श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। समझ पाए आप लोग? मुझे भरोसा है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बटन दबा देना, ताकि जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूं सीधे आपके पास आऊं। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हृदय से धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए।